नमस्कार छात्रों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था आदिकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और स्मरणीय तथ्य जो कि परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी थे। तो आज की कक्षा में हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए उपयोगी तथ्यों की दूसरी श्रृंखला लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आदिकाल में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब सिद्धों की हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय की, जिसका कि प्रारंभ सिद्धों की भोग प्रधान जो पद्धति थी, भोग प्रधान उनकी जो पद्धति थी, उपासना पद्धति थी, उसके विरोध स्वरूप हुआ था। तो सिद्धों से ही नाथ निकले थे, परंतु उन्होंने विरोध किया था। पंचमकारों का सेवन करते थे, उसका उन्होंने विरोध किया और वो उससे अलग होकर के अपना एक नया पंथ बनाते हैं जो कि कहलाया नाथ पंथ। तो इसका प्रारंभ यदि हम देखें तो 10वीं सदी से हुआ और शैव धर्म एक नए रूप में आरंभ हुआ, जिसे योगिनी मार्ग, कील मार्ग, नाथ पंथ तथा हठ योग कहा गया। और इसका उदय बौद्ध और सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग धारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ था। तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन यदि हम कहें तो गोरखनाथ के द्वारा माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, जिसमें आदिनाथ शिव, गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ आदि माने जाते हैं। परंतु नाथ साहित्य के प्रवर्तक की यदि बात करें तो वो गोरखनाथ को ही माना जाता है। अब इसके बाद तीसरे जो प्रधान काव्य रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं आदिकाल में, वो है रासो रचनाएं। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति यदि हम देखें तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अत्यंत मतभेद था। इसी तरह से हम देखें यदि रासो काव्य को, तो ये भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अब एक तरह का रासो काव्य जो था वो वीर गाथात्मक था, जिसे हम वीर गाथात्मक रासो काव्य कहते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज रासो जो कि चंदर बरदाई द्वारा विरचित था, हम्मीर रासो, खुमाड़ रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो आदि रचनाओं को देख सकते हैं। श्रृंगार परक रासो काव्य की यदि बात करें तो बीसल देव रासो, संदेश रासक जो कि अब्दुल हमाड द्वारा रचित था, और मुंज रासो जो कि भोज परमार द्वारा रचित था। तो ये श्रृंगार परक रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात आता है धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य, जिसके अंतर्गत जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन सार, आसगु का चंदन बाला रास, स्थूलिभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और रेवंत गिरी रास आदि रचनाएं आती हैं। और ये सभी रास रचनाएं जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार और तीर्थों की जो है वो कथाएं देखने को मिलती हैं। तो ये धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य कहलाते हैं। तो 3 वर्ग रासो काव्य के माने जाते हैं: वीर गाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य और धार्मिक या उपदेश मूलक रासो काव्य। तो अब हम देखते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्द से बताई है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल रासक से रास की उत्पत्ति मानते हैं। इसी तरह अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग उत्पत्ति बताई गई है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीर गाथात्मक वर्ग के रासो काव्यों में यदि हम देखें तो पृथ्वीराज रासो का नाम आता है, जो कि रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आदिकाल का यह सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। काव्य के रूप में यदि देखें तो यह प्रबंध काव्य है। रस के रूप में यदि देखें तो इसमें वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता है। अलंकारों की बात करें
तो अनुप्रास व यमक अलंकारों की प्रमुखता है इसमें, जो कि चंदर बरदाई के प्रिय अलंकार थे। छंदों की बात करें तो लगभग 68 छंद हम पृथ्वीराज रासों में देख सकते हैं। विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। गुण यदि हम देखें तो इसमें ओज व माधुर्य गुण का पूर्ण परिपाक देखने को मिलता है। भाषा को यदि हम देखें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, और इसकी शैली की बात करें तो इसकी शैली पिंगल मानी जाती है। तो ये था आदिकाल के सबसे महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासों का परिचय। अब पृथ्वीराज से संबंधित जो मैंने आपको बताई थी अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि यह अर्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है, कि विद्वानों का ऐसा मानना है कि कुछ घटनाएं जो है वो यदि हम इस ग्रंथ से देखें और इतिहास की दृष्टि से देखें तो उनमें समय सीमा जो सन है वो मेल नहीं खाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे मूल ग्रंथ में कुछ अंश प्रक्षिप्त रूप से बाद में जोड़ दिए गए, इसलिए यह ग्रंथ जो है इसकी प्रामाणिकता के विषय में विद्वानों के मन में संदेह पैदा हो गया। अब दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ यदि आजकल का देखें तो वह है परमाल रसो, जो कि जगनिक के द्वारा लिखा गया है और यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इसका एक अंश उपलब्ध है जिसे आलखंड कहा जाता है, जो कि बहुत ही मन के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ गाया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्रों में। इसका एक छंद आल्हा या वीर नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो आलखंड किसकी रचना है? जगनिक की। और इसका कौन सा भाग बुंदेलखंड में गाया जाता है? आलखंड। अब अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि श्रृंगार परक रासो काव्य में आता है वो है संदेश रासक, जिसके की रचयिता है अब्दुल रहमान या अब्दुल हमाण। यह एक विरह काव्य है। अब रासो काव्य की सामान्य विशेषताएं यदि देखें तो ऐतिहासिकता व कल्पना का सम्मिश्रण हुआ है, यानी पूरी तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से संबद्ध घटनाएं नहीं दिखाई देती हैं। प्रशस्ति काव्य है, अर्थात प्रत्येक कवि राजाश्रय में था और अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा क्या उसने पूरा प्रयास किया है, तो ये प्रशस्ति काव्य है। युद्ध व प्रेम का वर्णन, वो समय राजाओं का था, स्त्रियों के लिए या राज्य लिप्सा के कारण युद्ध होते रहते थे, तो युद्धों के नगाड़े इन रचनाओं में बसते दिखाई देते हैं। वैविध्यपूर्ण भाषा, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग और छंदों का बहुमुखी प्रयोग, ये थी रासो काव्य की सामान्य विशेषताएं। अब चंदर बरदाई के बारे में यदि बात की जाए तो दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये सामंत व राजकवि थे। अमीर खुसरो, अब आदिकाल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि जो है वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने फारसी में ऐतिहासिक और साहित्यिक पुस्तकें लिखी, ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, खड़ी बोली में इन्होंने पहेलियाँ व मुकरियाँ लिखी। तो इस तरह से इन्होंने वैविध्यपूर्ण भाषाओं को अपनाया, फारसी में भी लिखा, ब्रज भाषा में गीत लिखे तथा खड़ी बोली में पहेलियाँ व मुकरियाँ जनता के लिए प्रस्तुत की। संगीत के क्षेत्र में इन्हें कव्वाली, तराना गायन शैली व सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता भी माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा कवि है जिसे सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है, तो वो है अमीर खुसरो। अब आते हैं विद्यापति। आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं विद्यापति, जिनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बिस्फी गांव में हुआ था और इन्होंने मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह का संरक्षण प्राप्त किया था और इन्हीं की प्रशस्ति के लिए इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका नामक 2 रचनाएं लिखी थी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैथिल कोकिल की उपाधि इन्हें किस रचना के कारण मिली थी? तो जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी मैथिली में रचित पदावली है। तो मैथिल कोकिल अर्थात मिथिला की कोयल, यह उपाधि ने मिली थी पदावली की रचना के पश्चात। यह एक मुक्तक काव्य है और इसमें पदों का संकलन है। पूरी पदावली भक्ति व श्रृंगार की धूप चाही है। तो इस तरह से हमने देखा कि आदिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि थे वो किस तरह की रचनाओं से संबंधित थे
तथा आदिकाल में कवियों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं इस श्रृंखला के तीसरे भाग में। धन्यवाद।